तो आज एकदम एंड पे हैं हम इस चैप्टर के। आज हम पढ़ेंगे औरत स्पेक्ट्रमिकी के अनुप्रयोग। इससे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं हमको। तो क्या क्या है, सबसे पहले अभिक्रिया के बल गतिकी का अध्ययन। बल गतिकी का अध्ययन। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। तो अभिक्रिया के शुरू में आपको सभी बंधों का क्या मिल रहा होगा? पहले से उपस्थित सभी बंधों के लिए आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा होगा। फिर अचानक उसमें से कुछ बंधों के लिए स्पेक्ट्रम मिलना खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वो बंध टूट गए और कुछ नए स्पेक्ट्रम आपको मिलने लगेंगे, यानी नए बंध बन गए। इस तरीके से कितनी देर में कितना समय लगा के कितने बंध टूटे और कितने नए बंध बने, ये हम जान सकते हैं। फिर किसी यौगिक के शुद्धिकरण पर नियंत्रण। शुद्धिकरण पर नियंत्रण। आपका यौगिक शुद्ध है या नहीं है, ये पता लगा सकते हैं आप। देखिए, शोधन की प्रक्रिया आप ये नोटिस करेंगे कि आपको ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी यौगिक का स्पेक्ट्रम निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पर अगर वो शुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धियां हैं, तो आपने शुद्ध किया, स्पेक्ट्रम लिया। आपको डाउट है कि भाई अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, और शुद्ध करो, फिर से स्पेक्ट्रम लो। अगर स्पेक्ट्रम में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब अभी आपका पदार्थ शुद्ध नहीं हुआ। और जैसे ही परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, आप समझ जाइए कि आपका पदार्थ क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। इसके अलावा यौगिक की पहचान करना, तीसरा। यौगिक की पहचान ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर यौगिक अपनी विशेष इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देता है, हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि 600 से 1400 प्रति सेंटीमीटर की तरंग संख्या पर, इसको हम अंगुली छाप क्षेत्र कहते हैं, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो किसी और यौगिक से मैच नहीं करता। तो इस तरह से हम किसी स्पेक्ट्रम को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी हमने समूहों के बारे में पढ़ा कि कार्बोनिल समूह कहाँ पे अवशोषण करता है, एल्केन का सीएच बंध कहाँ पे अवशोषण करता है। तो इस आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस यौगिक में कौन कौन से बंध होंगे और इसकी संरचना क्या होगी। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अगर मान लो आपको एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, देखिए आप बीएससी फाइनल में हैं, यानी काफी अच्छी क्लास में है। इसके बाद स्पेक्ट्रम डिफिकल्ट होता चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर एमएससी प्रीवियस में और कठिन हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। तो आप कैसे किसी ग्राफ को, किसी स्पेक्ट्रम को देख के ये पता लगाएंगे कि ये किस यौगिक का है या इसकी यौगिक कौन सा हो सकता है? तो पहली बात, पूरा ग्राफ डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ मूल बातों पे ध्यान दें। जैसे स्पेक्ट्रम को हमेशा उच्च आवृत्ति यानी उच्च तरंग संख्या या निम्न तरंग दैर्ध्य से पढ़ना शुरू करना चाहिए, यानी हायर से लोअर की ओर आना चाहिए आवृत्ति में। जैसे अगर आप 1718 पे या 1700 के आसपास एक बैंड पाते हैं, 1600 से 1800 तक, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो इस तरीके से मूल समूहों का पता लगाइए। मूल समूहों का पता लगा लेने से यौगिक का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। हम यहाँ
कुछ यौगिकों के बारे में ये पता लगाएंगे कि कैसे। तो कुछ डायरेक्ट यौगिक लेंगे हम। ऐसे तो अलग अलग क्रियात्मक समूह के रूप में कुछ मान दिए हुए हैं, पर जैसे एसिटिक अम्ल का स्पेक्ट्रम है। अब हम एक स्पेक्ट्रम लेते हैं। मान लो आपके पास है, क्वेश्चन आ गया, एसिटिक अम्ल के स्पेक्ट्रम का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप एसिटिक अम्ल का सूत्र लिख लीजिए। और यहां देखिए कौन कौन सा आपको मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो कार्बोनिल समूह का आप देखें, या और भी देख सकते हैं, हायर से चलते हैं, उच्च से निम्न की ओर। 3030 प्रति सेंटीमीटर पर एक चौड़ा बैंड आपको हाइड्रोजन बंध OH, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले 3030 प्रति सेंटीमीटर पर एक बैंड मिला जो हाइड्रोजन बंधित OH समूह का है, समूह के कारण है। तो पहला हमको पता चल गया कि इसमें एक OH समूह है जो अगले अणु के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। बिल्कुल बनाता है, सही है। दूसरा दूसरा पॉइंट हमको, आगे नीचे आएंगे, 3500 से 3600 के मध्य एक बैंड अगर अगर आपको मिलता, देखो अभी मिला नहीं, मिला कौन सा है, 3030 पे। 3500 3600 वाला भी OH को दर्शाता है, लेकिन बिना हाइड्रोजन बंध वाला। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम 1710 पे। ये एक इंपॉर्टेंट है। 1710 सेंटीमीटर पे अगर कोई स्पेक्ट्रम मिलता है, या 1700 के आसपास, तो ये कार्बोनिल समूह है। अब किस तरह का कार्बोनिल समूह है, संतृप्त श्रृंखला में C डबल बॉन्ड O के तनन के कारण उत्पन्न होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तो देखो OH पहचान लिया, CO पहचान लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद और नीचे 1280 प्रति सेंटीमीटर पर CO बंध, तनन के कारण, ये वाला बंध। तो तीन मुख्य बंध तो क्लियर हो गए, OH, C डबल बॉन्ड O, CO। नेक्स्ट, चौथा, 945 पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH बंध। OH बंकन, बंध के बंकन। देखो दो तरह का स्पेक्ट्रम है बंधित OH समूह का। तनन, तनन जो है वो कहाँ देगा, ज्यादा पे देगा। बंकन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपने चार बिंदु बता दिए, तो इससे आइडिया लग गया कि ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। एक वर्णन स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा, मैं एक दो और यौगिक आपको बता देता हूं, कुछ बुक में दिया हुआ है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। हम मूल बंधों के बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो एसिटिक अम्ल हो गया, मान लो आपको दिया जाए बेंजाइलडिहाइड का ले लो, चलो।
सेकंड दिया हुआ है आपका बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड का सूत्र को देखें तो एक बेंजीन की रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहां हमको मिलना चाहिए, एक तो सी डबल बॉन्ड ओ का मिलना चाहिए कार्बोनिल समूह का, एक मिलना चाहिए सी और बेंजीन के रिंग के बीच का, फिर बेंजीन के रिंग में सी एच का मिलना चाहिए। तो तीन चार चीजें मेन मिलनी चाहिए। तो पहला हम देखेंगे 3080 पर सी एच बंध के तनन, ये बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिक रिंग। तो सी एच बंध जो बेंजीन के अंदर जो सी एच बंध है, उनमें होने वाला तनन हमको इस पॉइंट पे एक स्पेक्ट्रम देता है नंबर 2। जैसा कि मैंने कहा, एक और मिलना चाहिए आपको, सी 2860 पे मिलता है हमको ये वाले बंध के लिए, एल्डिहाइड के सी एच बंध के तनन के कारण। तीसरा, अब एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ आएगा अगला, ठीक है, 1700 पे। एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ बंध के तनन का। तो हमने ये निकाल लिया यहां का। ये अब आते हैं अगला, 1595 सी डबल बॉन्ड सी एरोमेटिक बेंजीन के अंदर एरोमेटिक बंध के तनन के कारण। पांचवा, कहां पे है, 745 और 685। 685 पे सी एच बनता है। तो बेसिकली अगर आप इसमें से कोई चार बिंदु भी बता देते हैं, तो एक तरह से ये वर्णन पूरा मान लिया जाता है। तो आप किसी भी यौगिक के चार महत्वपूर्ण बंधों के बारे में उसको डिस्कस कीजिए। आपके टेबल में दिया हुआ है मान, उसको आप रीडिंग करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, बियर लैम्बर्ट का नियम पढ़िए, ठीक है, वर्णोत्कर्षी वर्णापकर्षी ये सब पढ़ लीजिए। संयुग्मित डाइईन जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, वुडवर्ड फाइजर का नियम मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से ये चैप्टर कवर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगला चैप्टर भी स्पेक्ट्रमिकी है जो नए टाइप का है, एनएमआर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको तैयार कीजिए तो कल से हम उसको शुरू करेंगे।